अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। आज हम लोग कवर करने वाले हैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का एक लेक्चर। और फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में आज का जो हमारा लेक्चर है उसका ताल्लुक है चैप्टर नंबर 8 यानी कि वेव मोशन एंड साउंड से। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं। इतनी ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं है, लेकिन हमारी डेली रूटीन से बहुत ज़्यादा करीब है, इस वजह से समझने में भी इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि तमाम की तमाम वो बातें हम डिस्कस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप लोग अपने इर्द गिर्द को ऑब्जर्व कर रहे होंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूजिकल साउंड्स। तो सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग समझने वाले हैं म्यूजिकल साउंड की। ठीक है, तो आप लोग अगर डिफरेंस नहीं मालूम है म्यूजिकल साउंड और नॉइज में, तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। देखो, म्यूजिकल साउंड वो साउंड है जिसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है ना, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, एक पैटर्न है, उस पैटर्न पे उसका जो वेव्स हैं वो फ्लो करती हैं, एक पैटर्न के ऊपर जो है वेव्स फॉर्म होती हैं। जबकि जो नॉइज है उसमें कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता, बल्कि एब्रप्ट साउंड भी प्रोड्यूस हो सकता है, अचानक से लाउड हो सकता है, अचानक से बहुत ज़्यादा स्लो साउंड हो सकता है, तो वो नॉइज को शो करता है। और सिंपल वर्ड्स में इस तरह से भी डिफाइन करते हैं नॉइज को और म्यूजिकल साउंड को कि जो म्यूजिकल साउंड है वो सुनने में हमें अच्छा लगता है, इट इज़ वेरी प्लीजेंट टू हेयर, सुनने में अच्छा लगता है। जबकि जो नॉइज है वो काफ़ी अनप्लीजेंट होता है, सुनने में हमें अच्छा नहीं लगता। जिसकी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं, फॉर एग्जाम्पल जो एक मिसाल दी जाती है कि कोयल की जो आवाज़ है वो म्यूजिकल साउंड है, क्योंकि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साथ बोलती है। और जो कौवे की आवाज़ है वो एक वो म्यूजिकल साउंड नहीं है, बल्कि वो किसकी आवाज़ है, वो नॉइस की आवाज़ है, क्योंकि उसके अंदर जो है वो एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता जिस आवाज़ को वो फॉलो करे। या जो हैमरिंग का साउंड है, हैमरिंग भी एब्रप्टली हो रही होती है, कभी आवाज़ आ रही है कभी नहीं आ रही है, तो वो भी नॉइस को शो करता है। ठीक है, तो अब क्योंकि आप लोग फ़र्क समझ गए हो गया, आइडिया हो गया होगा म्यूजिकल साउंड और नॉइज़ में क्या फ़र्क है, तो मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ म्यूजिकल साउंड। देखो, म्यूजिकल साउंड की 3 मेन प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारी बुक में मेंशन है। सबसे पहले है लाउडनेस ऑफ साउंड, नंबर 2 पर है पिच ऑफ साउंड जो कि फ्रीक्वेंसी भी कहलाती है, और नंबर 3 क्वालिटी ऑफ साउंड या टिम्बर कहलाती है। और हम क्या करेंगे, हम बारी बारी हर एक को समझेंगे, जिसमें सबसे पहली जो बारी होगी वो होगी समझने की लाउडनेस ऑफ साउंड को। तो देखो, लाउडनेस ऑफ साउंड वो करेक्टरिस्टिक है, वो खसूसियत है आवाज़ की, जिससे हम दो मुख्तलिफ आवाज़ों में फ़र्क करते हैं। ठीक है, अगर हम दो मुख्तलिफ आवाज़ों में फ़र्क करते हैं तो एक इस खास प्रॉपर्टी की वजह से कर लेते हैं। और वो क्या है, दो कौन सी आवाज़ें जिनमें हम फ़र्क करते हैं, वो है बहुत ही ज़्यादा लाउड साउंड और बहुत ही ज़्यादा फेंट साउंड। समझ रहे हो, लाउड का मतलब बहुत ही ज़्यादा बुलंद आवाज़ होगी, ऊंची आवाज़ होगी, ज़ोर से आवाज़ आ रही होगी, जैसे कहीं मेरी आवाज़ आ रही है, तो ये जो है वो लाउड साउंड है। जबकि जो फेंट साउंड होता है ना, फेंट साउंड का मतलब है धीमी आवाज़ जो कि बहुत ही हल्की आ रही होती है। तो लाउड और फेंट साउंड जो है, इन दोनों में अगर हम फ़र्क करते हैं, यानी कि आवाज़ के बुलंद होने में और आवाज़ के धीमे होने में, तो यकीनन आवाज़ में खसूसियत पाई जाती है, उससे हम फ़र्क करते हैं। और वो खसूसियत कहलाती है लाउडनेस ऑफ साउंड, यानी कि आवाज़ की बुलंदी, कि आवाज़ कितनी लाउड या कितनी बुलंद है। ठीक है, और ये जो लाउडनेस ऑफ साउंड है ना, देखो ये डिपेंड करती है इंटेंसिटी ऑफ साउंड पर, तो डिपेंड करती ही है। ठीक है, इंटेंसिटी क्या है वो मैं आइडिया देता हूँ, लेकिन वो आवाज़ की शिद्दत पे भी डिपेंड करती है कि आवाज़ की शिद्दत कितनी है एक्चुअली। और दूसरा वो डिपेंड करता है कान पर, कान पर भी तो डिपेंड करेगा कि ये जो हमारी सेंसेशन है जो हमारे कान के अंदर प्रोड्यूस हो रही है वो कैसी है। क्योंकि आपको पता है मार्केट में अलग अलग किस्म के कान भी अवेलेबल हैं। ठीक है, कुछ सियासतदानों के कान भी अवेलेबल हैं, ठीक है ना, और कुछ पड़ोस की आंटियों के भी माजरत के साथ कान अवेलेबल हैं, जो कि छोटी छोटी आवाज़ें भी सुन लेती हैं। और जो सियासतदान हैं वो बुलंद से बुलंद आवाज़ नहीं सुन पाते। तो ये तो ऑडिटरी सेंसेशन ऑफ एयर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है ना, मैं लाउडनेस की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि भाई ये जो इंटेंसिटी है इससे क्या मुराद है, क्योंकि मैंने कहा कि जो लाउडनेस है वो इंटेंसिटी आवाज़ की शिद्दत पर डिपेंड करते हैं। तो देखो, जो इंटेंसिटी है, शिद्दत है आवाज़ की, ये एक्चुअली होता है एनर्जी कैरीड बाय साउंड वेव्स। वो एनर्जी जो कि कैरी करती हैं साउंड वेव्स परपेंडिकुलर एरिया, ठीक है, पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया, जो परपेंडिकुलर एरिया पर कैरी करती हैं, पर यूनिट एरिया है। ठीक है, एनर्जी कैरीड बाय साउंड वेव्स परपेंडिकुलर पर यूनिट एरिया। ठीक है, पर यूनिट एरिया यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया पर वो कितनी एनर्जी को कैरी करती हैं, उसको एक्चुअली हम कहते हैं। और इन यूनिट टाइम, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हमारी बुक के अंदर इस बात को क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन याद रखो, एनर्जी कैरीड बाय साउंड वेव्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, पर यूनिट एरिया में कितनी होती है, पर यूनिट टाइम कितनी होती है, तो वो कहलाती है आवाज़ की शिद्दत। जैसे मिसाल तौर पर रोशनी की शिद्दत होती है ना, आंखों में चुभती है रोशनी, तो हम कहते हैं कि आवाज़ जो रोशनी है बहुत ज़्यादा शदीद है। ठीक है, उसकी शिद्दत ज़्यादा, इंटेंसिटी ज़्यादा। सिमिलरली कुछ आवाज़ें होती हैं जो कान में भी जाके पेन प्रोड्यूस कर सकती हैं, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा शदीद आवाज़ें हैं, उनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है उसको हम वॉट पर मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम,
तो एनर्जी पर यूनिट टाइम तो आप समझ जाओ कि वो तो हो गई पावर, ठीक है। तो वही पावर पर यूनिट एरिया, इस वजह से जो यूनिट होता है इंटेंसिटी का वो होता है वॉट पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, इंटेंसिटी का एक आइडिया दे दूं मैं। इंटेंसिटी जैसे मिसाल के तौर पे जो हम हमारे कानों को जो सबसे ज़्यादा, जैसे फॉर एग्जांपल कोई शख्स अगर बात कर रहा है, ठीक है, जनरली पहले मिसाल देता हूँ कि बहुत ज़्यादा लाउड आवाज़ के अंदर दो लोग बात कर रहे हैं, तो उनकी जो आवाज़ की इंटेंसिटी होगी, जो शिद्दत होगी हमारे कान पे जो लगेगी, अगर बहुत ज़्यादा ज़ोर से बोल रहे हैं तो 10⁻³ वॉट पर मीटर स्क्वायर होगी, ठीक है ना। ये उनकी इंटेंसिटी ऑफ साउंड है अगर दो लोग आपस में कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं और लाउडली कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। और अगर वही जो है बहुत ज़्यादा धीमी आवाज़ के अंदर कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, लाइटली आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो उनकी जो इंटेंसिटी है, जो कानों में हमें जाके आवाज़ लगेगी, ठीक है ना, वो होती है 10⁻⁻7 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो देख लो सबसे ज़्यादा जो हमें शदीद लग रही है बिना कानों में पेन प्रोड्यूस किए, वो 10⁻³ है, ठीक है। अगर इंटेंसिटी इससे ज़्यादा होगी तो थोड़ी देर बाद हमारे कानों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो आवाज़ बहुत ज़्यादा लाउड होगी, ठीक है ना। और जो हमें हल्की सी आवाज़ सुनाई दे रही है उसकी जो इंटेंसिटी है वो 10⁻, किसके बराबर है, 10⁻, कम वाला -7 वॉट पर मीटर स्क्वायर के बराबर है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको इंटेंसिटी का एक आइडिया दिया। अब याद रखो, इंटेंसिटी जो है ना सुनने वाले पर डिपेंड नहीं करती, इंटेंसिटी तो बोलने वाले पे डिपेंड कर रही है कि जो साउंड वेव है वो कितनी एनर्जी कैरी कर रही है, आगे लेकर जा रही है। तो इंटेंसिटी का ताल्लुक सुनने से नहीं है, इंटेंसिटी तो है कोई सुने या ना सुने। लेकिन हाँ, अब जो कि मैं आपको समझा रहा था ना, लाउडनेस, लाउडनेस का बराह रास्त ताल्लुक है एक तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड से, और दूसरा ये है कि ऑडिटरी सेंसेशन ऑफ द एयर, कि एयर के ऊपर कितनी सेंसेशन और प्रोड्यूस कर रहा है। तो जो लाउडनेस है वो वेरी करती है, लाउडनेस वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू 3 फैक्टर्स, 3 फैक्टर्स के ऊपर वो डिपेंड करती है, और उसी लिहाज से वो वेरी करती है, जिसमें सबसे पहले आता है जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, वो जो साउंड है उसका एम्पलीट्यूड कितना है, ठीक है ना। यानी कि ऐसा कर लो कि ये जो वाइब्रेटिंग बॉडी है जो वो साउंड प्रोड्यूस कर रही है उसका एम्पलीट्यूड कितना है। तो फैक्टर नंबर 1 हो गया एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। क्या मतलब, मतलब ये है कि अगर जिस बॉडी का हम वाइब्रेट करा रहे हैं, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, चाहे एक ढोल है उसके ऊपर हम जोर से मार रहे हैं, तो हम जितनी जोर से उसकी प्लेट के ऊपर मारेंगे हाथ, तो उतनी ज़्यादा वो जो प्लेट है वो वाइब्रेट करेगी, और जितना ज़्यादा तेज़ी के साथ वो प्लेट वाइब्रेट करेगी उतना ही ज़्यादा लाउड साउंड प्रोड्यूस होगा। तो आप प्रैक्टिकली परफॉर्म कर सकते हो ना, अगर एक ढोल की मिसाल ले लो, आप उसको आहिस्ता मारो तो एक अलग साउंड प्रोड्यूस होगा, ज़्यादा जोर से मारो तो लाउड साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। तो आप देख लो, लाउड साउंड ज़्यादा एम्पलीट्यूड पर और जो फेंट साउंड है वो कम एम्पलीट्यूड पर प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। ये जाहिर कर रहा है हमारे जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी है उसके ऊपर, ठीक है। या मिसाल तौर पे एक स्पीकर की एग्जांपल ले लो, स्पीकर का वॉल्यूम हमने कम किया हुआ है, तो जो प्लेट्स हैं वो कम वाइब्रेट कर रही हैं, जो आवाज़ हमें आ रही है वो ज़्यादा लाउड नहीं आ रही। लेकिन अगर हम वॉल्यूम को बढ़ा दें, तो जैसे ही हम वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो पता क्या होगा, वॉल्यूम को बढ़ाने की वजह से जो प्लेट्स की वाइब्रेशन है स्पीकर के वो बढ़ जाएगी, और क्योंकि उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा तो आप नतीजे में क्या देखोगे, नतीजे में आप देखोगे जो आवाज़ की लाउडनेस है वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये तो फैक्टर पहला हो गया, कौन सा, एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। लेकिन एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी के अलावा सेकंड फैक्टर है एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। जो बॉडी वाइब्रेट कर रही है उसका एरिया कितना है, क्या उसका एरिया ज़्यादा है, क्या उसका एरिया कम है, ठीक है। तो इसकी मिसाल हम ले सकते हैं ऐसे कि दो ढोल हैं, एक छोटा ढोल है जिसे ढोलक भी कहते हैं, और एक बड़ा ढोल है, एक बड़ा ड्रम है, ठीक है। दोनों पे मैं सेम फोर्स के साथ हिट कर रहा हूँ, ठीक है ना। छोटे ढोल पर भी उतनी फोर्स के साथ में हिट कर रहा हूँ, बड़े पर भी मैं उतनी फोर्स के साथ हिट कर रहा हूँ। ज़्यादा लाउड साउंड कौन प्रोड्यूस कर सक पाएगा, कौन प्रोड्यूस करेगा, यकीनन जिसका एरिया ज़्यादा है। बड़ी बॉडी गिरती है ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होता है, छोटी बॉडी गिरती है कम साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये सब डिपेंड करता है उस बॉडी के एरिया पर, कि वो जो वाइब्रेटिंग बॉडी है उसका एरिया कितना ज़्यादा है। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही ज़्यादा हम देखेंगे लाउडनेस ऑफ साउंड प्रोड्यूस होगी। फिर एक और बात यह है कि फॉर एग्जांपल हमारा वोकल कॉर्ड जो है, जिसके वाइब्रेट होने की वजह से हमारे गले से आवाज़ निकलती है, जब ये वोकल कॉर्ड, सुना होगा आप लोगों ने, कौवा होता है ना, अक्सर कार्टून्स के अंदर देखोगे जब जूम करके दिखाते हैं, टॉम या जेरी वगैरह में जब चीख रहा होता है तो अंदर एक कौवा हिलता हुआ नजर आता है, वो एक्चुअली वोकल कॉर्ड है। वो वोकल कॉर्ड जब वाइब्रेट करता है तो जितना ज़्यादा उसका एरिया होगा ना, या जितना ज़्यादा उसका एम्पलीट्यूड होगा, उतनी ज़्यादा लाउड साउंड हम प्रोड्यूस करने के काबिल हो जाएंगे। तो दो फैक्टर्स मैंने आपको बताए जिन पर लाउडनेस डिपेंड करती है। पहला फैक्टर जो है वो क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, और दूसरा क्या है, एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ तीसरा फैक्टर, जिस तीसरे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है लाउडनेस, और वो जो तीसरा फैक्टर है वो है डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड लिसनर। जो लिसनर है, जो सुनने वाला है, जिसके कानों में सेंसेशन प्रोड्यूस हो रही है, और दूसरा जो सोर्स है जो कि साउंड को प्रोड्यूस कर रही है, तो दोनों के दरमियान में डिस्टेंस कितना ज़्यादा है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा लाउडनेस उतनी कम होगी। याद रखो, डिस्टेंस ज़्यादा लाउडनेस कम।
फॉर एग्जाम्पल ट्रेन का साउंड लाउड है या फेंट है? ज़्यादातर लोग कहेंगे लाउड है, लेकिन मेरे घर तक तो लाउड नहीं आता। ठीक है, मेरे घर पे जो ट्रेन का साउंड आ रहा है वो तो बहुत कम आ रहा है। वजह क्या है? वजह यह है कि मेरा जो डिस्टेंस है ट्रेन से या रेलवे ट्रैक से वो बहुत ज़्यादा है, तो नतीजे में वही साउंड जो कि एक्चुअली आपके लिए लाउड हो सकता है क्योंकि आपके कानों में ज़्यादा सेंसेशन प्रोड्यूस कर रहा है अगर आप करीब से सुन रहे हो, क्योंकि मैं दूर हूँ, जब लिसनर दूर होता है सोर्स से तो अपने आप जो लाउडनेस ऑफ साउंड है वो कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जनरेटर की आवाज़ करीब से सुनेंगे तो लाउड आएगी, दूर से सुनेंगे तो कम आएगी। तो ये तीसरा फैक्टर है जिसके ऊपर लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड करती है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड लिसनर। तो अब वापस आते हैं कि भाई फिर लाउडनेस और इंटेंसिटी का रिलेशन कैसे बनाएं। तो देखो, लाउडनेस और इंटेंसिटी को जो स्टडी करा है वो वेबर फेशनर ने करा, और इसी वजह से एक लॉ हम लोग कवर करने वाले हैं, वो है वेबर फेशनर लॉ। वेबर फेशनर लॉ हमें बताएगा रिलेशन बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी। तो वेबर फेशनर लॉ जो है वेबर ने और फेशनर ने फाउंड करा एक्सपेरिमेंटली कि जो लाउडनेस होती है वो डिपेंड करती है इंटेंसिटी पे एज वेल एज ऑन एयर। जैसे कि मैंने बताया कि कान पे भी डिपेंड करती है और आवाज़ की जो शिद्दत होती है, इंटेंसिटी है, उस पर भी डिपेंड करती है। ठीक है ना, लाउडनेस। अच्छा, जो एयर है वो ऑपरेट करता है लॉगरिथमिक स्केल पे। ठीक है ना, वो लॉग पे डिपेंड करता है रादर देन रिस्पॉन्डिंग लीनियरली टू द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। कहने का मकसद ये है कि ऐसा नहीं है कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड बढ़ती रहे तो जो हमारी जो लाउडनेस है वो भी जो है वो लीनियरली इंक्रीज होती रहे। लीनियर का मतलब ये समझो कि अगर इंटेंसिटी ऑफ साउंड में 2 का फ़र्क आता है तो लाउडनेस में भी 2 का फ़र्क आ जाए, इसे कहते हैं लीनियर। अगर इंटेंसिटी ऑफ साउंड में 10 का फ़र्क आ जाए तो इसका मतलब लाउडनेस में भी कितने का फ़र्क आ जाएगा? लाउडनेस में भी फ़र्क आ जाएगा 10 का। ठीक है, लीनियर का मतलब तो यही होता है। लेकिन याद रखो, जो हमारा एयर है वो कभी भी लीनियर नहीं बल्कि जो लोगरिथमिक स्केल होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कहने का क्या मकसद है, आपको लॉग के बारे में पता है ना? अगर हम लॉग लेते हैं 10 का, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम लॉग फाइंड करते हैं 10 का, ठीक है, तो लॉग 10 किसके बराबर होता है पता है आपको? लॉग 10 बराबर आता है इक्वल टू 1। ठीक है, इक्वल टू 1 का मतलब समझ गए? यानी कि वो हमें बता रहा है log 10 इज इक्वल टू 1। और इसी तरीके से अगर log की वैल्यू निकाली जाए 100 की, ठीक है, तो log की वैल्यू अगर हम 100 की निकालेंगे तो log 100 बराबर आता है 2 के। ठीक है, तो log 100 की वैल्यू आप कैलकुलेटर के जरिए निकाल के भी चेक कर सकते हो, तो वो 2 के बराबर आएगा। इसी तरीके से log 3 बराबर log 1000 बराबर आएगा 3 के, log 10,000 बराबर आएगा 4 के। एक्चुअली log जो है ना वो हमें पावर ऑफ 10 बताता है। यहाँ पे पावर ऑफ 10 कितनी है? यहाँ पे पावर ऑफ 10 1 है तो 1 आ गया। यहाँ पे पावर ऑफ 10 कितनी है? 100 का मतलब पावर ऑफ 10 2 है, यानी कि 10 का स्क्वायर है। इस वजह से log 100 किसके बराबर आता है? 2 के। तो कहने का मकसद ये है कि जो log का स्केल है ना वो ऐसा है कि log 10 1 के बराबर होता है। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी एक नंबर दिया जाए जो 10 के बराबर है, उसका log मालूम कर लेंगे तो हमेशा 1 के बराबर आएगा। लीनियर में मैंने क्या समझाया कि एक में 10 का फ़र्क आएगा तो दूसरे में भी 10 का फ़र्क आएगा, एक में 20 का फ़र्क आएगा तो दूसरे में 20 का फ़र्क आएगा। बट अगर log का स्केल इस्तेमाल हो रहा है तो अगर एक में 10 का फ़र्क आएगा, जैसे कि यहाँ पे 10 आ रहा है, तो दूसरे में जो फ़र्क आएगा वो सिर्फ कितने का फ़र्क आएगा? वो आएगा 1 का फ़र्क। तो वेबर और फेशनर ने यही एक्सपेरिमेंटली साबित किया कि भाई जो लाउडनेस है वो डिपेंड करती है इंटेंसिटी पे, बट विद लॉग। ठीक है, द लाउडनेस एल ऑफ द साउंड एज रिसीव बाय द एयर इज प्रोपोर्शनल टू द लोगैरिथम ऑफ इट्स इंटेंसिटी। इंटेंसिटी के लॉग के बराबर होती है, यानी कि इंटेंसिटी में आने वाला 10 का फर्क लाउडनेस में सिर्फ 1 का फर्क लेकर आएगा। इंटेंसिटी में आने वाला 10,000 का फर्क, 10,000 समझ गए? 10,000 का मतलब हो गया 10 की पावर 4। तो लाउडनेस में फ़र्क सिर्फ और सिर्फ कितने का आएगा? 4 का, जिसको मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं। देखो, अगर लीनियर होता तो हम पता है क्या करते हैं? लीनियर होता तो मुझे log i लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं सिर्फ क्या लिखता है? L इज प्रोपोर्शनल टू i। बट ऐसा नहीं है। वेबर फेशनर ने एक्सपेरिमेंटली इसको साबित किया था कि जो लाउडनेस ऑफ साउंड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द लोगैरिथम ऑफ इंटेंसिटी ऑफ दैट साउंड। और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करेंगे तो इक्वल का साइन आएगा और आ जाएगा एक कांस्टेंट। तो यहाँ पे आने वाला कांस्टेंट क्या होता है? यहाँ पे आने वाला कांस्टेंट होता है L इज इक्वल टू के log i, यानी कि k जो है वो कांस्टेंट है और k हमें पता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को शो कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये बात समझ जाइए, वेबर और फेशनर लॉ के मुताबिक जो लाउडनेस ऑफ साउंड है वो इंटेंसिटी के लॉग पे डिपेंड करती है। समझ गए ना? और लॉग मैंने आपको समझा दिया पावर ऑफ 10, यानी कि जो भी इंटेंसिटी आएगी, फॉर एग्जांपल इंटेंसिटी अगर आ गई 35, तो 35 का लॉग निकालोगे कितना आएगा? तो बात ये है कि 35 का मतलब अभी भी 2 नहीं हुई है पावर, समझ गए ना? 2 पावर कब होती है? जब 100 हो जाए। तो अगर इंटेंसिटी 100 होगी ना तब जाके उसका लॉग निकालेंगे तो 2 के बराबर आएगा। यानी कि आप ये समझ जाइए कि 10 से लेकर 99 तक जो लॉग है वो 1 के दरमियान में ही रहेगा। ठीक है, इस बात को समझ जाइए। हाँ, अब इंटेंसिटी लेवल को डिफाइन कर लेते हैं विद दिस लॉ, वेबर फेशनर लॉ। अगर सपोज कर लेते हैं कि आई नॉट जो है वो है ये
आई नॉट जो है ना, ये है इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट साउंड। जो फेंटेस्ट साउंड की इंटेंसिटी होती है ना, जो फेंटेस्ट साउंड हम सुन सकते हैं वो है 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, जो इंटेंसिटी है मैंने आपको बताया यूनिट जो है वो वॉट पर मीटर स्क्वायर होता है। तो जो फेंटेस्ट साउंड हम सुन सकते हैं, जिससे फिर हम लेवल बनाना सीखेंगे। जाहिर सी बात है, जब हम लेवल बनाते हैं तो किसी न किसी आवाज़ को स्टैंडर्ड रख के बताऊंगा ना कि इस आवाज़ का लेवल कितना है। तो स्टैंडर्ड किसको रखा हमने, आई नॉट। और आई नॉट का मतलब है फेंटेस्ट साउंड, है उसकी वैल्यू मैंने आपको बताई कितनी है, 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। और आई जो है वो उस साउंड की इंटेंसिटी जो हम मेजर करना चाह रहे हैं। देन द डिफरेंस बिटवीन द लाउडनेस, दोनों की लाउडनेस के दरमियान का डिफरेंस L-L0 आएगा। और यही L-L0 क्या कहलाता है, ये कहलाता है इंटेंसिटी लेवल बिटवीन देम। और आई नॉट क्योंकि मैं जो है वो सपोज कर रहा हूँ फेंटेस्ट साउंड, तो इस फेंटेस्ट साउंड से हम किसी भी साउंड, दूसरे साउंड के इंटेंसिटी का लेवल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखो मैथमेटिकली L-L0 किसके बराबर आ जाएगा, K log I। देखो L का फॉर्मूला तो मैंने आपको पीछे क्या बताया, K log I के बराबर। ठीक है, लेकिन क्योंकि -L0 लिखा हुआ है तो L0 का मतलब हो जाएगा लाउडनेस ऑफ फेंटेस्ट साउंड, तो उस वजह से K तो कांस्टेंट है सर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा log I0। ठीक है, यानी K log I, और यहाँ पे आ क्या गया, यहाँ पे आ गया K log I0। समझ गए मेरी बात, L की जगह पे K log I और L0 की जगह पे आ जाएगा K log I1 के बराबर। ऑलराइट, अब प्रॉपर्टी हमें log की पता है। सबसे पहले k को कॉमन ले लेते हैं। अगर k को कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बचेगा, k log I माइनस k log I0। दो लॉग माइनस हो रहे होते हैं, तो क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा लॉग की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। दो लॉग माइनस हो रहे होते हैं तो एक ही मरतबा लिख देते हैं और दोनों के जो फैक्टर्स हैं उनको डिवाइड कराते हैं। यानी कि समझ लो हमने पहले k कॉमन ले लिया और फिर k log I माइनस k log I0 होता है। तो जब माइनस हो रहे होते हैं दो लॉग, तो एक ही मरतबा लॉग लिख के दोनों जो वैल्यूज़ होती हैं उनको हम डिवाइड में लिख सकते हैं। तो SL दरअसल साउंड लेवल कहलाता है, जो कि इंटेंसिटी लेवल भी कहलाता है, जिसके ज़रिए हम लाउडनेस को मेजर कर लेते हैं। और अगर आपको किसी भी आवाज़ का एक्चुअल साउंड लेवल पता करना है तो I0 मैंने आपको बताया, आप पुट कर दोगे और वो कितना होगा, वो होगा 10⁻⁻12, जो कि फेंटेस्ट साउंड की इंटेंसिटी होती है। यूनिट जो है इंटेंसिटी लेवल का, यानी कि लाउडनेस का, वो बेल होता है, जो कि अलेक्जेंडर ग्राम बेल के नाम पे रखा गया है। ठीक है, जबकि बेल जो है ना वो काफ़ी बड़ा यूनिट है, तो इतना बड़ा यूनिट हम लोग इस्तेमाल करते नहीं है इंटेंसिटी लेवल का, बल्कि इसकी जगह पर जो हम लेवल इस्तेमाल करते हैं, जो यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं वो डेसीबेल होता है। डेसीबेल एक छोटा यूनिट है। ठीक है, और वो जो डेसीबेल है वो बराबर होता है 0.1 बेल के। ठीक है ना, डेसीबेल हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो और सेंटीबेल भी इस्तेमाल कर लिया जाता है 0.01, जो कि और ज़्यादा छोटा यूनिट हो जाएगा लाउडनेस का या इंटेंसिटी लेवल का। बट इसके अलावा आजकल जो इस्तेमाल हो रहा है ना प्रैक्टिकली, बेल इतना इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि बेल की जगह एक और यूनिट इस्तेमाल होता है, वो होता है सोन। सोन ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और सोन जो है वो एक्चुअली बराबर होता है 40 डेसीबेल के। तो एक कन्वर्जन फैक्टर जहन में रखना है, सोन जो कि इंटेंसिटी लेवल का यूनिट है वो बराबर होता है, यानी कि लाउडनेस का यूनिट है, वो बराबर होता है 40 डेसीबेल के। लेकिन जब फ्रीक्वेंसी कितनी हो, जब साउंड की फ्रीक्वेंसी हो 1000 हर्ट्स, तो जाहिर सी बात है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही हम मेजर करते हैं। सो एट 1000 हर्ट्स एक सोन बराबर होता है 40 डेसीबेल के। सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है पिच या फ्रीक्वेंसी। अच्छा, पिच या फ्रीक्वेंसी से क्या मुराद है मैं आपको बताता हूँ। देखो, पिच जो है वो दो आवाज़ों के दरमियान में फ़र्क है। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब मैंने बताया, दो खास किस्म की आवाज़ों के दरमियान में हम फ़र्क कर सकते हैं। तो पिच के जरिए हम दो मुख्तलिफ आवाज़ों में फ़र्क करते हैं, और वो हैं श्रिल एंड ग्रेव। ठीक है ना, यानी कि बहुत ज़्यादा पतली आवाज़ और बहुत ज़्यादा भारी आवाज़। ग्रेव का मतलब भारी आवाज़ होती है और श्रिल का मतलब बहुत ही ज़्यादा पतली सी आवाज़ होती है। तो यकीनन ये आपकी सेंसेशन है कि आप बाकायदा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक दुम्बे की आवाज़ कैसी है, एक चिड़िया की आवाज़ कैसी है। यकीनन जो दुम्बे की आवाज़ है वो आप ग्रेव सुनेंगे, भारी आवाज़ सुनेंगे, जबकि आप जब एक चिड़िया की आवाज़ सुनेंगे तो भारी आवाज़ नहीं होगी, वो कैसी साउंड होगी, वो बहुत ही ज़्यादा श्रिल साउंड होगा। ठीक है, और ये जो श्रिल होना है या ग्रेव होना है किसी भी आवाज़ का, यानी कि पतला होना है, भारी होना, जैसे मिसाल के तौर पे आम तौर पे मर्दों की आवाज़ भारी होती है, ठीक है, और औरतों की आवाज़ पतली होती है, लड़कियों की आवाज़ पतली होती है। इसकी वजह क्या है मैं भी आपको समझाता हूँ। सबसे पहले फैक्टर समझ लो, ये जो पिच है ना, इसको हर्ट्स में मेजर करते हैं, और ये डिपेंड करती है एक और प्रॉपर्टी के ऊपर जो कि है फ्रीक्वेंसी, उसको भी हम हर्ट्स में मेजर करते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब कि वेव जो है वो कितनी जल्दी जल्दी बन रही है, यानी कि जो वाइब्रेटिंग बॉडी है वो कितना तेज़ी के साथ वाइब्रेट हो रही है। जितना तेज़ी के साथ वाइब्रेट होगी ना वाइब्रेटिंग बॉडी, उतनी ज़्यादा श्रिल साउंड प्रोड्यूस होगा, यानी कि उतनी ज़्यादा हाई पिच साउंड प्रोड्यूस होगा, यानी कि उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला साउंड प्रोड्यूस होगा। तो ये जो खवातीन की आवाज़ पतली होती है उसकी वजह है कि उनका जो वोकल कॉर्ड है ना, जो कव्वा है, वो बहुत तेज़ी से वाइब्रेट कर सकता है, ये सलाहियत अल्लाह ने उन्हें दी है। और दूसरी बात ये कि वो पतला भी होता है।
ठीक है ना। जाहिर सी बात है, एक चीज़ है जिसका मास कम है तो वो तेज़ी के साथ वाइब्रेट कर सकती है, जबकि जो मेल वोकल कॉर्ड है ना, जो लड़कों का होता है, मर्दों का होता है, तो आप देखेंगे कि उनका जो वोकल कॉर्ड है उसका आमतौर पे वो होता ही भारी है, और जब वो वाइब्रेट करता है, जब वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करता है तो उतना तेज़ी से वाइब्रेट नहीं कर सकता, यानी कि स्लो वाइब्रेट करता है। और स्लो वाइब्रेट करने की वजह से क्या होगा, यकीनन जो फ्रीक्वेंसी है जिससे वो वाइब्रेट कर रहा है वो कम होगी, और जब फ्रीक्वेंसी कम होगी तो अपने आप पिच कम होगी, और पिच कम होने का मतलब क्या हो गया, जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो लो पिच होगा, लो पिच का मतलब भारी साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है ना, समझ में आ गई होगी बात, और नहीं आई तो दोबारा से वीडियो को रिवाइज करो और जो मैंने कहानी सुनाई इसको दोबारा से समझो ताकि आप पिच को समझ जाओ। तो पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, और पिच के जरिए हम दो आवाज़ों में फ़र्क करते हैं। वो दो आवाज़ें कौन कौन सी हैं, एक श्रिल साउंड है और एक ग्रेव साउंड है। इन दोनों आवाज़ों में फ़र्क करते हैं, यानी कि भारी और पतली आवाज़ में फ़र्क करते हैं। ठीक है, तीसरी जो है करेक्टरिस्टिक वही बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है क्वालिटी ऑफ साउंड या टिम्बर। ठीक है, तो कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि आप दो ऐसी आवाज़ें, मिसाल के तौर पे आप दो ऐसी आवाज़ें सुनो जिनकी इंटेंसिटी भी एक जैसी है, जिनकी पिच भी आमतौर पे एक जैसी है, लेकिन फिर भी आप उन दोनों आवाज़ों के अंदर फ़र्क कर सकते हो। ऐसा भी तो होता है। जैसे मिसाल के तौर पे एक सॉन्ग आप सुन रहे हो, उस सॉन्ग के अंदर आप दो मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ में फ़र्क कर सकते हो कि अच्छा भाई ये गिटार बज रहा है, ये पियानो बज रहा है। तो ये जो आप डिफरेंस कर लेते हो, ये खास क्वालिटी की वजह से करते हो। हेमहोल्ट्ज़ वो पहला साइंटिस्ट था जिसने क्वालिटी ऑफ साउंड को डिफाइन किया था कि क्वालिटी ऑफ साउंड किस पर डिपेंड करती है। लेकिन अभी मैं फिलहाल समझा रहा हूँ क्वालिटी ऑफ साउंड दो मुख्तलिफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ में फ़र्क, या मिसाल के तौर पे एनिमल साउंड के अंदर आप आइडेंटिफाई कर लो, नहीं ये तो आवाज़ बिल्ली की है, ये आवाज़ जो है कुत्ते की। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना दो मुख्तलिफ आवाज़ों में, हालांकि दोनों की जो लाउडनेस है, जो पिच है, अगर वो सेम भी हो तब भी आप आइडेंटिफाई कर लोगे, दो लोगों की आवाज़ में फ़र्क कर लोगे। ठीक है, आपका दोस्त आपको कॉल करता है, आपको नाम पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका दिमाग फ़ौरन उसको आइडेंटिफाई कर लेता है, कह रहे थे इस बंदे की आवाज़ है। ठीक है ना। तो क्वालिटी ऑफ साउंड वो करेक्टरिस्टिक है जिसके ज़रिए हम दो मुख्तलिफ आवाज़ों में फ़र्क करते हैं जिनकी लाउडनेस और पिच एक जैसी है, जैसे दो मुख्तलिफ लोगों की आवाज़, दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़, दो एनिमल्स की आवाज़। और अकॉर्डिंग टू हेमहोल्ट्ज़, उसी ने इसको स्टडी करा था कि जो क्वालिटी ऑफ साउंड है डिपेंड करती है वेव फॉर्म पे, कि जो वेव फॉर्म है वो कैसी बन रही है। तो जब डिफरेंट वेव फॉर्म बनती है तो यकीनन हमारा जो एयर है वो उनको ट्रीट कर सकता है कि दो मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें हैं, ये इस शख्स की आवाज़ है, ये इस शख्स की आवाज़ है। ठीक है, समझ में आ गई बात। क्वालिटी ऑफ साउंड के जरिए हम क्यों डिफरेंस कर लेते हैं, क्योंकि जो वेव फॉर्म बनती है मुख्तलिफ होती है। गिटार की वेव फॉर्म मुख्तलिफ है, पियानो की वेव फॉर्म मुख्तलिफ है, बिल्ली की आवाज़ एक मुख्तलिफ वेव फॉर्म बनाएगी, डॉग साउंड एक मुख्तलिफ वेव फॉर्म बनाएगा। तो इसके ज़रिए हम आवाज़ों में फ़र्क कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये तीन प्रॉपर्टीज़ या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है जो आपको समझनी है। लाउडनेस, जिसके ज़रिए लाउड और फेंट आवाज़ में फ़र्क करते हैं। दूसरी है पिच, जैसे हम भारी और पतली आवाज़ में फ़र्क करते हैं। ठीक है, और तीसरा जो है वो है दो मुख्तलिफ आवाज़ों में फ़र्क, कि यार ये आवाज़ तो सर तलहा की है और ये आवाज़ मेरे किसी दोस्त की है, या ये आवाज़ पियानो की है, या ये आवाज़ गिटार की है। तो उसको कहते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड या टिम्बर, जिसके बारे में बताया हेमहोल्ट्ज़ ने उसको सबसे पहले स्टडी करा था। ठीक है, तो इतना ही स्टडी करना था आज की इस वीडियो के अंदर। आई होप के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, और अगर पहले से पता था और कुछ कन्फ्यूजन्स थी तो आई होप वो दूर हो गई होंगी। नहीं हुई हैं तो लिखो कॉमेंट सेक्शन के अंदर, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। इस लेक्चर के लिए इतना ही है, अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।